हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में हर साल ख़वातीन पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये औरत फाउंडेशन की भी यही रिपोर्ट है, जो हुकूमती आदाद व शुमार है वो भी कम व बेश यही बताते हैं। तो उसकी तदारुक के लिए वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी मुख्तलिफ़ क़वानीन बने। एंटी रेप बिल पास हुआ, ऑनर किलिंग के ख़िलाफ़ बिल पास हुआ और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस सूबा पंजाब ने ख़वातीन को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल मंजूर किया, जिस पर ख़ासी लेदे हुई और ख़ुसूसन मौलाना हज़रात ने इस पर एतराज़ किया कि ये जो है, हमें लगता है कि ये मुताबिकत नहीं रखता जो दीनी तालीमात है। फिर उनको कन्विंस किया गया कि जनाब कोई भी दीन जो है वो तशद्दुद की ख़वातीन पर इजाज़त नहीं देता। तो उस लॉ के अंदर ये था, इस कानून के तहत ये तय पाया कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में ख़वातीन पर तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जहाँ एक ही छत के नीचे काउंसलिंग भी होगी, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, प्रोसिक्यूटर भी होंगे और पुलिस भी होगी। और जो बड़े सेंटर हैं जो डिविजनल सतह पर कायम किए जाएंगे, वहाँ एक स्पेशल जज भी बैठेगा या बैठेगी, जो इस बात का तयन करेंगे कि न सिर्फ जो तशद्दुद से मुतासरा खातून हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, बल्कि उनका नाम भी सीग़ा राज में रखा जाए और वहाँ दोनों जो पार्टीज़ हैं, यानी जिसने तशद्दुद किया है और जिस पर तशद्दुद हुआ है, उनके लवाहिकीन को बुला करके सुलह का भी पहलू निकाला जाए। और जो हमारी भी बात हुई उस सेंटर में ख़वातीन से, उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे केसेस में उनके मुताबिक 85% तक केसेस में मियाँ और बीवी के दरमियान जो है सारी सूरत हाल में ज़रा उनका ये कहना था कि सुलह हो जाती है। और अगर उनको अच्छी तरीके से समझाया जाए तो मर्द हजरात जो बहुत ज़्यादा उछल रहे होते हैं कि हमें एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो जो है इस उसमें बाहर आते हैं सारी सिचुएशन से। प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं। हाँ। अगर क्योंकि देखें जाहिर है कि ये कोई ऐसा अभी नहीं तो है सिर्फ एक ही बना है मुल्तान में। ना, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है आप लोग गए थे, मैं उस दिन नहीं जा सका। अब कॉन्सेप्ट तो ये पूरी दुनिया में है बिल्कुल, और इसका मकसद, बुनियादी मकसद जो ये होता है कि अगर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद, तो अब वो खातून उस घर में रहकर वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। अगर वो प्रोसिक्यूट करना भी चाहिए तो ठीक है, तो एक जरूरी होता है कि आप सेपरेट कर दें। अब ऑर्डिनरीली क्या होता है, वो अपने रिश्तेदारों के पास चली जाती है या अपने वालिदैन के पास चली जाती है, लेकिन वहां पर भी एक प्रेशर, एक दबाव आ सकता है। तो इवन ख़वातीन को अक्सर अपने घरों में भी यही सुनने को मिलता है कि तुमने जाना तो वापस है ही, तो लिहाजा कोई तो इस सेंटर्स में ये भी लेकिन इस कानून ने प्रोटेक्शन ये दी है कि जिस पे तशद्दुद हो रहा है अब वो घर से नहीं जाएगी। मर्द या जिसने भी तशद्दुद किया है वो घर से जाएगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है तो फिर उस पर पाबंदी होगी कि वो बच्चों के स्कूल में जहाँ जहाँ शॉपिंग करते हैं ये इस रेडियस में नहीं जा सकता, ताकि वो जो शेल्टर होम में जो माहौल है वो उसको घर पे ही मिल सके उसे। मतलब जैसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। जी एग्जैक्टली, मोर और लेस। तो मैं और वसत गए, मुल्तान में जिला सेंटर खुला है, उसका दौरा भी हमने किया, वहाँ लोगों से बात भी की। 25 मार्च को इसका इफ्तिताह हुआ था। उसके बाद से अब तक तकरीबन 60 से ऊपर 62 टू बी एग्जैक्ट केसेस आ चुके हैं। ये आज के दिन तक, हाँ आज के दिन की बात कर रहा हूँ। और उसमें सिर्फ अभी तक एक FIR कटी है। जैसे वो हमें काउंसलर ने भी बताया था कि 85% केसेस खुश असलूबी से सरअंजाम पा गए, और ताहम ये गारंटी ज़रूर ली गई मर्द हजरात से कि अगर आपने दोबारा हाथ उठाया या इमोशनल टॉर्चर किया तो आपके ख़िलाफ़ पर्चा होगा। फॉलो अप भी है और उसमें काउंसलर जाते भी हैं। तो क्योंकि इन सारे विक्टिम्स का नाम सीग़ा राज में रखा जाता है, ना हम उनके चेहरे दिखा सकते हैं, तो हमने एक बात की जो इस शिकायत को लेकर के आई कि उनकी बेटी को उस बेटी के देवर ने इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया। और उसके बाद वो क्या कह रही हैं ज़रा सुन लीजिए। रखने वालों को खुश भी नहीं रखें, मार कुटाएं भी, जुल्म भी नाल करें, जुत्ती कपड़ा ही नहीं देंदे, कई शै नहीं देंदे, फकीरी हाल च रखें। चलो वाल अमन वंजन देवन हो जने जुल्म ही करे वाल जुत्ती कपड़ा तो असा देऊँ बच्चे को।
देवर ने मारा है और कहा है उसकी बाजू तोड़ दिया। तो ये अब ये चाहती हैं कि यहाँ सेंटर से कोई भी फीमेल या पुलिस इनके साथ जाए और इनकी बेटी को उसके ससुराल से वापस ले आए। ये चाहती हैं कि बेटी का फ़ैसला करवा दिया जाए। ये किसी किस्म की उसमें सुलह नहीं चाहती। और इनकी जो ख़ास स्टेटमेंट है इसमें वो ये है कि इनकी बच्ची जो है वो बेऔलाद है। वो कहती हैं अगर बच्चे होते तो मैं सुलह करवाती, अब मेरी बच्ची के बच्चे नहीं हैं तो रोज़ रोज़ की मारपीट से बेहतर है कि मैं उसको अपने पास ले आऊँ। इस सिलसिले में मैं अपनी जो हमारी एसपी साहिबा हैं मैडम नमरीन, मैं उनसे डिस्कस करूँगी और उनसे डिस्कस करने के बाद हम में से कोई इनके साथ चला जाएगा। इनकी मंडे को मीटिंग बुलाएंगे और कोई इनके साथ जाके इनकी बेटी की विलिंगनेस लेंगे कि वो क्या चाहती हैं। अगर वो वाकई ही ऐसा चाहती हैं तो हम इस सिलसिले में उनको इनके पास लेके आएंगे। अदरवाइज़ हम इनके दामाद को यहाँ पे बुलाएंगे, दोनों पार्टीज़ को इंडिविजुअली सुनेंगे और उसके बाद अगर इनकी बेटी चाहती है कि वो अपने घर में रहे तो इनकी सुलह करवा दें। जी, ये थी काउंसलिंग ऑफिसर सिलवत शफी जो आपको तफसीलात बता रही थी और उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर आगे चलेंगी। अच्छा, इस सेंटर में जो भी पहले शिकायत आती हैं उनको रजिस्टर किया जाता है और सबसे पहला काम पुलिस का होता है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर के चलेंगी, क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस तरीके से भी मारा जाता है कि निशानात होते नहीं हैं और इमोशनल ट्रॉमा भी होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, खुदा न खास्ता धक्के देकर घर से निकाल दिया जाता है, बहुत सी ऐसी है। तो हमने वहाँ की जो SHO हैं इस सेंटर में, इंस्पेक्टर नमरीन मुनीर, उनसे पूछा कि जनाब पुलिस का इसमें क्या रोल होगा। तो सुनिए क्या कहती हैं। सर, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उनके जो पैचअप है वो करवा दें किसी एक स्टेप तक, जहाँ सर उसके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद और उसको साथ बेजा हरकत की वजह से वो फेडअप हो चुकी है और वो एग्री नहीं होती, तो उसमें सर फिर हम लोग मजबूर हो जाते हैं जो भी लीगली हमारा तरीक़ेकार है। लेकिन सर हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम यहाँ जल्द से जल्द इस मसाइल को हल करें और इनके घर को बसाएं। अब इस वक्त की सर जो सिचुएशन से मैं गुज़र रही हूँ इसमें सर मैंने देखा है कि सर वो मुतमईन भी जा रही हैं और वो ये कहती हैं कि हम यहाँ आकर अपने लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी ये है कि हम सिक्योरली ओपनली अंदाज में आपके साथ अपनी हर डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हम किसी और जगह नहीं कर सकते थे और हमें दूसरे डोर टू डोर नहीं जाना पड़ रहा। सर मेडिकल की यही फैसिलिटी, अगर सर वो मजरूब आ रही है, तशद्दुद हुआ हुआ विक्टिम पे, खुदा ना खास्ता सर सीरियस इंजर्ड है, तो सर यहाँ से हम उसे फर्स्ट एड दे के सर फ़ौरन उसको निश्तर रेफर कर रहे हैं। और अगर सर ऐसी ही इसी स्टेज पे सर हमारे से रेलिवेंट है तो हम उसको सर यहाँ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप सर जो हमारे पुलिस का है वो सर हम उसको पूरा का पूरा सर उसको फॉलोअप कर रहे हैं। ये मुल्तान में सेंटर इस वजह से कायम किया गया कि कहा यह जाता है कि जनूबी पंजाब में ख़ुसूसन ऐसे वाक़यात होते हैं कि जहाँ पर ख़वातीन को ज़्यादातर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो जो काउंसलिंग ऑफिसर हैं उन्होंने इस बारे में भी खासी रिसर्च की है कि जनूबी पंजाब में असल में मसला है क्या। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वायलेंस जो है वेरी करता है। जैसे रहीम यार खान के बारे में बात की थी मैंने कि रहीम यार खान में वनी और कैमल जोकिंग की टाइप का वायलेट और केसेस जो हैं वहाँ पे ज़्यादा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर की, मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो उसमें यह है कि गर्मियों का जो सीज़न है अप्रैल टू अगस्त, ये हमारा कॉटन सीज़न होता है, तो इसमें एसिड बर्न के केसेस ज़्यादा आते हैं क्योंकि एसिड खुलेआम घरों में दस्तयाब होता है। उसके लिए उन्होंने कॉटन के सीड्स की जो है वॉशिंग करनी होती है, तो मर्द जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो एसिड को ही यूज़ करते हैं। तो इन 3 एरियाज़ में जो है एसिड के केसेस जो हैं सदरन पंजाब के इन तीनों एरियाज़ में ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। इसी तरह से वटा सटा मैरिज के कुछ केसेस हमें इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं। जैसे हम देखें फ्यूडलिज्म का जो कल्चर है वो हमारे डीजी खान और राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो वटा सटा मैरिज और फ्यूडलिज्म सिस्टम जो मज़ारे और ये जो इनके डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस हमारे पास डीजी खान राजनपुर से ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं। जी, इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो ये बात करेंगे कि जिस खातून पर तशद्दुद हुआ होता है, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा में होती है और उसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि वो किस से अपनी बात शेयर करे, किसको अपना दुख बताए। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे इसी सेंटर की साइकोलॉजिस्ट से कि वो किस तरीके से इन जो केसेस हैं उनको डील करती हैं।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ख़वातीन को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ देने वाले पहले मरकज़ की, जो कि मुल्तान में खुला है। और अक्सर वसत भी बात करते हैं कि माहिर नफ्सियात जो है हमारे इर्द गिर्द बहुत कम होते हैं। क्यों वसत? काउंसलिंग का बहुत संगीन प्रॉब्लम। बिल्कुल, और काउंसलिंग की हमने बात की। फिर माहिर नफ्सियात जो है वो किस तरीके से इन तशद्दुद के वाक़यात को डील करते हैं, क्योंकि इस पूरे जो कानून का माखिज़ ये है कि विक्टिम्स डिस्पाइट द फैक्ट के जो एग्रेसर है उसको तो जो सज़ा मिलनी है वो मिलनी है, लेकिन जिस इमोशनल ट्रॉमा में वो विक्टिम होती है उसको कैसे निकाला जाए। इससे ये होता है कि आप बार बार उसी तशद्दुद से गुजरते रहते हैं। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि एक तो ये है कि जिसमें तशद्दुद हुआ है उस कंडीशन में, दूसरे खातून जो है ना, मर्द साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जितना भी कॉम्पिटेंट हो, प्रोफेशनल हो, वो पूरी कहानी बताते हुए या उसका जो है गिरह खोलते हुए वो मुश्किलात होती हैं। तो अच्छी बात मैंने सेंटर में ये देखी कि ख़वातीन ही हैं साइकेट्रिस्ट जो डील कर रही हैं, तो उससे ये है कि आराम से वो बात कर सकती है। और देखिए फिर अमरीन असलम वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप भी सुनिए। हमारा काम यहाँ पे तशद्दुद ज़दा ख़वातीन को देखना, उनके फीलिंग्स को, इमोशंस को समझना और उन पे जो तशद्दुद किया गया है उसके बारे में उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, उनको थोड़ा रिलैक्स करना, उनको उनके हक़ के बारे में बताना, उनको ये बताना है कि आपको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं लीगली, आप क्या कर सकती हैं, और उनकी कंडीशन को स्टेबल करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए हैं ट्रॉमा के साथ, ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है, इंजरी है, कोई ट्रेजेडी हुई है उनके साथ, अगर कोई ट्रेजेडी है तो वो म्यूट हैं, अगर कोई उनके साथ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो गया है तो फिर वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमसे बात कर सकें। उनको थोड़ा रिलैक्स करना, उनको टाइम देना, विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 और 3 सेशंस में वो इस काबिल होती हैं कि वो हमें अपनी कंडीशन बता सकें। अगर ट्रॉमेटिक कंडीशन है, अगर वो खुद ये सोच समझ के यहाँ आई हैं कि मुझे अपने हक़ के लिए लड़ना है, मुझे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में जाके ये बताना है कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरी डिमांड है, तो हम उसको एट द स्पॉट आगे प्रोसीड कर देते हैं। केस को प्रोसिक्यूटर को हम आगे रेफ़र कर देते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को रेफ़र कर देते हैं, एज़ वेल एज़ मेडिकल डिपार्टमेंट को रेफ़र कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई केस आ जाता है किसी वायलेंस के साथ, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, उसको हार्म किया गया उसकी फैमिली की तरफ से, उसके जिस्म पे चोटें हैं, उसको मेडिकल की तरफ रेफ़र कर देते हैं और उसकी काउंसलिंग भी साथ साथ जारी रहती है। फिर 3 और 4 सेशंस में वो इस काबिल हो जाती है कि वो बताए। सर माशरे में जो है ना ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि मर्द अथॉरिटेटिव हैं, मर्द को काम करना है, और आजकल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अगर चेंज हुआ है, वुमेन को राइट दिए जाने लगे हैं इतने ज़्यादा कि हर जगह पे कैंपेन्स चल रही हैं, NGOs काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे औरत के राइट के लिए काम किया जाने लगा है। लेकिन ये भी डिमांड की जाने लगी है मर्दों की तरफ से कि अगर वो काम कर रही हैं, अगर वो वर्किंग वुमेन है, तो उसके बावजूद वो अपने घर को पूरा टाइम दें, बच्चों को पूरा टाइम दें। हमारे स्कीमाज ऐसे डेवलप हो गए हैं, हम खुद एक्सेप्टेबिलिटी नहीं लेकर आते अपने माशरे में, हम कुछ चाहते ही नहीं हैं, सिर्फ ख़वातीन के ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 8 to 4 की ड्यूटी कर रही हैं, उसके बाद उन्होंने जाके घर भी देखना है, ठीक है, और घर में भी उन्हें प्रॉपर टाइम देना है, अदरवाइज़ इन लॉज बुरा महसूस करते हैं। तो ये हमारे स्कीमास डेवलप हो गए, हम खुद जब तक इनको चेंज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होंगे। अच्छा, ये माहिरीन नफ्सियात भी अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें ही देखते हैं, तो इनकी जो साथी थी नफीसा जबी, जो 3 माहिर नफ्सियात वहाँ पर इन्होंने सेंटर में रखी हैं, उनसे मैंने पूछा कि उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया अपने आसपास, तो उसका हल क्या है, कैसे वो समझाती हैं ख़वातीन के घरों में ऐसी बातें होती हैं। तो सुनिए कि नफीसा जबी ने उसका क्या जवाब दिया। हम अपने आसपास के अपनी फैमिली में ही देख ले तो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, फ़िज़िकल अब्यूज़ तो है ही, साथ साथ मेंटली टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। इस वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा ये अंदर से फ़ील होता था कि ये जो है ये गलत है और इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और सोसाइटी में होना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक स्टेप है। सर फैमिली में से, क्योंकि वो बड़े जो होते हैं उनको अगर हम ये कहें तो वो कहते हैं छोटे जो हैं वो नहीं बोल सकते मामलात में, लेकिन ये है कि अगर हम उनको ये एहसास, जब उनका इस तरह से मूड ठीक हो, हम उनको जब इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं। जी वो सर, अब आप बताएं कि अब आप इस सारे उसको क्या समझते हैं कि ये सेंटर जो है ये किस हद तक इस मामले को सुलझाएगा, या ये पहला स्टेप है? पहला स्टेप है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मसला ये है कि ये काम बहुत बड़ा है
मुझे आमतौर पे खौफ ये होता है और ख़तरा ये होता है इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स देख के कि बिल्डिंग बना देना, क्वालिफाइड लोग रख लेना और पब्लिसिटी कर देना, ये बहुत बुनियादी बात है, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट सस्टेन भी हो पाएगा? या एक आदमी ने दिलो जान से इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जान लड़ा दी, कल वो आदमी नहीं होता, तो उसके पीछे क्या कोई ऐसा सेटअप है? क्या आने वाले में इतनी पॉलिटिकल विल है? क्या वो इस बात को उतना ही ज़रूरी समझते हैं जितना ये लोग समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें मिला के, क्योंकि पाकिस्तान में वो जो है ना कि सांप का काटा जो है वो रस्सी से भी डरता है, तो मेरी दुआ है कि ये जो सेंटर है ये सिर्फ यही ना रहे। अब इलेक्शन आने वाले हैं, सियासी हुकूमतें होती हैं, 2018 में क्या होता है, तो जैसा कि इनका एम है कि पंजाब के हर ज़िले में और फिर पूरे पाकिस्तान में इस तरह के अगर सेंटर हों और वो चलते भी रहें, ये ना हो कि कल कला वो किसी सोशल सिक्योरिटी टाइप डिपार्टमेंट में जम हो जाएं और इनका अमला सिर्फ तनख्वाहें वसूल करता है। ये बहुत होता है, या बहुत होता है, या मतलब कोई वहाँ से मेज कुर्सियाँ निकाल के कहीं और रख दे, ये भी हमने देखा है। और मुझे तो एक थोड़ी सी डर लग रहा है क्योंकि ये जो इनकी जो वॉल्स का जो रंग है, इस जगह मुझे पीला पीला नजर आ रहा है, मुझे कहा ये भी कोई पीली टैक्सी स्कीम की तरह ही ना है इसका। लेकिन ये देखो ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, जितनी खवातीन से हम लोगों ने बात की है उनको कम से कम इस सारी सूरत हाल का इदराक है उनको कि क्या मसाइल हैं माशरे में, मर्द का क्या सूरत हाल है, फिर इनको क्योंकि ट्रेन किया गया स्पेसिफिकली, तो मेरी ज़रूर ये उम्मीद है, होता यही है। आपको लगता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है कि ये शायद सस्टेन कर जाए? मेरे ख्याल में देखो इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग से ज़्यादा ना, मेरे ख्याल में HR की जो इन्वेस्टमेंट है ना, मुझे सोशल इनकी जो ये काउंसलिंग ऑफिसर हैं बहुत अच्छी हैं, जो इनकी माहिर नफ्सियात हैं वो भी ज़ाहिर बेहतर हैं, और जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं मुझे वो भी खासी माकूल लगी कि इन सब को ये इदराक है कि मामला बिगाड़ना नहीं है। अलबत्ता लीगल डिपार्टमेंट में जो है ना, वो जो खवातीन है वो कला, वो चूँकि नई नई प्रोफेशन में आई हैं, तो जाहिर है कि उन्हें तजर्बा, टाइम लगेगा तजर्बा लेने में। मेरा ख्याल है कि वहाँ जो है कोई स्ट्रॉन्ग एक लीगल खातून भी होनी चाहिए थी। चलें ये बातें हम इस सेंटर के जो ऐसी चीज़ है ना कि मुझे बस एक बात करूँगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसको ना बार बार आपको रिविजिट करना होगा, इस पे नजर रखनी होगी कि यार ये सस्टेन भी करेंगे या ये एक गिमिक या वेल इंटेंशन्ड लेकिन नॉट थॉट। अच्छा, आप दोनों के जितने सवालात हैं ना, खसूसन तुम्हारे, हम तो थे नहीं, हम दोनों गए थे, तो यही सारे सवालात हम इस सेंटर के जो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के स्ट्रैटेजिक यूनिट के सरबराह हैं सलमान सूफ़ी, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, हमने उनके साथ ही बैठक कर ली और ये सारे सवाल पूछ लिए। क्या पूछा ये देखिएगा इस ब्रेक के बाद। पिछले साल ये बिल पास हुआ, एक्ट बना, और उसके तहत 120 दिन में कहा गया कि पंजाब के हर ज़िले में इस तरह का वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें कि तमाम जो सहूलतें हैं वो एक छत के नीचे होंगी। ये आपने एक मॉडल सेंटर पहला मुल्तान में बना दिया। अब पंजाब के अज़ला जो हैं वो तो बहुत सारे हैं। 120 दिन में वादा किया गया था कि ज़िली सतह पे इस तरह के सेंटर बन जाएंगे, लेकिन आज तकरीबन साल भर बाद पहले सेंटर ने अपना काम करना शुरू किया है। इस रफ्तार से क्या आप समझते हैं कि पंजाब के तमाम अज़ला में 2030 तक सेंटर्स बन जाएंगे? मैं इसमें थोड़ी तस्हीह कर दूं कि 120 दिन का जो था वो है रूल्स ऑफ द एक्ट के बारे में, कि रूल्स जो हैं उसके नोटिफाई हो जाएंगे, और एक्ट जो नोटिफाई हुआ है वो इस सेंटर के बनने से हुआ है 25 मार्च 2017 को। तो उसके 120 दिन अब स्टार्ट हुए हैं 25 मार्च से। पहले बिल पास हुआ था, तो रूल्स की जो नोटिफिकेशन होती है वो जिस दिन एक्ट नोटिफाई होता है उस दिन से होती है।
सेंटर्स की जहाँ तक बात है, इसको टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये हेडक्वार्टर है पूरे पंजाब का, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा था, तो उसमें कंस्ट्रक्शन के डिलेज़ की वजह से थोड़ा डिले आया। लेकिन जो बाकी सेंटर्स हम बना रहे हैं वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के हम रिफर्बिश कर रहे हैं, जिनका टर्न अराउंड टाइम बिटवीन 2 to 3 months ईच है। तो हमारे जो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला का, वो हम विदिन 6 to 7 months इंशाल्लाह ताला वो खड़ा कर देंगे। तो इसीलिए हमारा जो एक्सपेक्टेड है कि हम 2030 तो नहीं, लेकिन विदिन 2 to 3 years पंजाब के तमाम 36 अजला में ये सेंटर्स काम करना शुरू कर देंगे। मैंने अपनी उम्र में और आपने भी ऐसे बहुत से शानदार शोकेस प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि अब ये मुस्तकिल रहेंगे और एक इनकलाब आता चला जाएगा माशरे में। और मैंने और आपने ये भी देखा है कि जैसे ही एक आदमी जो इनिशिएटर है वो इधर उधर होता है, वो महकमा तो कायम रहता है लेकिन किसी और महकमे में जम हो जाता है। मसलन मैं एक सिनेरियो आपको ये दे रहा हूँ कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, आपने कहा अथॉरिटी बना रहे हैं उसकी, और एक इंडिपेंडेंस कायम रहेगी, जो भी आता है शहबाज शरीफ हो ना हो, ठीक है। कल इस बात का कितना इम्कान है कि यही महकमा, यही सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी में मर्ज हो जाएगा, इनकी आसामियाँ रहेंगी और ये एक और कब्र बन जाएगी एक शोकेस की। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा इशू था जिसको हमने टैकल करने के लिए ही जो हमने अथॉरिटी का लेजिस्लेशन किया है। सबसे पहली बात है कि ये अथॉरिटी जो है इट विल बी नॉट, उसकी जो लॉ के अंदर हमने चीज़ें ऐड की हैं कि वो किसी के अंदर जम होने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ना उसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर उसको चला सकता है। इट हैज़ टू बी अ टेक्नोक्रेट, जो लॉ के अंदर ये चीज़ शामिल कर दी गई है। दूसरा कि ये वाकई बहुत बड़ा इशू था पहले भी प्रोजेक्ट्स के अंदर कि अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट लेके आते थे जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता था लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती थी। ये एक रिस्क एवेल्यूएशन हमेशा से होती है और हमेशा से एक प्रोजेक्ट की ये लाइफ का हिस्सा होती है। लेकिन अगर हमने ये असेस किया कि जो प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से चल रहा है, जिस तरह पास्ट गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट्स हमारे सूबे में चल रहे हैं जिसमें आपके एम्बुलेंस सर्विस शामिल हैं और 2-3 और प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनको गवर्नमेंट ने बल्कि इन्हांस किया है, बल्कि उनको इम्प्रूव किया। तो हमारा भी यही गोल है कि हम इससे एक ऐसा अल्टरनेटिव जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड जब करें जिससे औरत को एक ही जगह पे इंसाफ मिले, तो वो एक ऐसा एक इस्टेब्लिशमेंट हो जाए उसका एक क्राइटेरिया कि उसको कोई भी गवर्नमेंट जो है रिगार्डलेस ऑफ उस गवर्नमेंट इट इज़, वो उसको हाथ लगाने से घबराए और उसको बल्कि इंकरेज ही करे क्योंकि लोग उससे वाकई फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये टू प्रॉन्ग्ड हमने इसकी अप्रोच रखी है और होप यही है कि इंशाल्लाह ताला इट विल बी सस्टेन्ड एंड इट विल। यहाँ तो आइन नहीं सस्टेन करता, आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अब होप तो यही है कि आइन भी सस्टेन रहेगा और आइन को भी नहीं छेड़ा जाएगा और इसको भी नहीं छेड़ा। ये 25 मार्च को इस पहले सेंटर का इफ्तिताह हुआ। अब तक की क्या प्रोग्रेस है? क्या जो ख़वातीन हैं या जो हजरात हैं मज़लूम, उन तक खबर पहुंच गई है कि इस तरह का सेंटर खुल गया है? जिस दिन हमने सर इसका इफ्तिताह किया था चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, तो उसके 2 घंटे बाद ही 3 केसेस पहले आ गए। अच्छा। और आज 1 वीक अप्रॉक्सीमेटली हो गया है, तो 41 केसेस हमने इस एक हफ्ते में ये 41 कंप्लेंट्स हैं, नॉट FIRs। 41 कंप्लेंट्स का मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स औरतों के मसलों के मतलब आई हैं जिनको हमने एंटरटेन किया। उसमें से एक FIR भी बनती थी जो FIR भी कर दी गई, बल्कि जो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुल्तान के जहाँ FIRs हुई नहीं थी उनकी भी इंफॉर्मेशन जब उन विक्टिम्स को चाहिए थी तो वो भी इधर ही उनको प्रोवाइड कर दी गई। तो यहाँ पे हमने इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी और हमने जब इसका एक दायरा कार फैलाया, जब इसकी अनाउंसमेंट की, तो वो आज भी, बल्कि जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो आज तकरीबन 6 to 7 मोर विक्टिम्स आ चुकी हैं। तो ये हम समझ रहे हैं कि ये इट्स अ पेंडेमिक जो कि हमेशा से कैप्ड था और अब जब ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो डेटा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और बहुत ज़्यादा औरतें जो हैं वो सामने आएंगी जिनको पहले कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो किसी जगह पे जाके तो ये बात कर सकें। कभी आपके जहन में आया वायलेंस अगेंस्ट मेन सेंटर भी होना चाहिए? वायलेंस अगेंस्ट मेन सेंटर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो हर थाने में और हर दफातर में मौजूद हैं कि जहाँ पे आदमियों की बात जो है बड़े आराम से सुन ली जाती है या कायदे आज़म को दिखा के सुन ली जाती है या किसी टेलीफोन पे सुन ली जाती है। तो औरतों के लिए सुनाने के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया था जिसको ख़त्म करने के लिए सेंटर बनाया। अच्छा, जब तक नए सेंटर्स हर ज़िले में नहीं बनते, अल्लाह करे जल्दी बन जाए, अगर नहीं बनते और मुल्तान का सेंटर जो है वो है, एक औरत आती है मुजफ्फरगढ़ से या कोई विक्टिम आता है रहीम यार खान से, तो यहाँ जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के केसेस ही सुन सकते हैं।
वो वाला किस्सा नहीं है कि जी हज्जाज बिन यूसुफ को वहाँ तो आवाज़ पहुँच गई तो वो उसने फ़ौजें भेज दी, वो वाला इस सेंटर के साथ किस्सा नहीं है। तो जब तक नए सेंटर नहीं बन जाते तो पूरे पंजाब से कहीं से भी औरत आए तो इसे एंटरटेन करेंगे। इसमें से क्लैरिफिकेशन कर दूं, वुमेन प्रोटेक्शन बिल की जो क्लॉजेज हैं उसको सिर्फ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ से, लोधरा से, लिया से, कहीं से भी कोई औरत इस सेंटर में आए और किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए वो उसको यहाँ फराहम की जाएगी। ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है इस सेंटर में कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट का रिहायशी होना है इस सेंटर में आने के लिए। सिर्फ अगर आपने वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई मुकदमा दर्ज करना है जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर है, रेजिडेंस ऑर्डर है, मॉनिटरी ऑर्डर है, देन यू हैव टू बी अ रेजिडेंट ऑफ मुल्तान। तो जैसे इन्होंने बात की कि अगर मुजफ्फरगढ़ से कोई शदीद तशद्दुद का शिकार खातून आ जाए तो वो तो केस नहीं दर्ज करा सकेगी, तो फिर उसे इस सेंटर में आने का क्या फ़ायदा होगा? वो केस दर्ज करवा सकेगी। उसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होगा कि यहाँ पे जो हमारी एसपी, हमने एसपी लेवल की एक ऑफिसर को इंचार्ज बनाया हुआ है। एसपी लेवल के बाद हमारे आरपीओ और सीपीओ हैं जो इसको देखते हैं। तो जब भी कल भी जिस तरह एक केस अगर आया है हमारे पास तो उसमें यही इशू था कि वो किसी और थाने का, किसी और जगह का केस था, लेकिन हमारी एसपी ने उधर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यहाँ बुलाया, उसका तमाम इशू को रिजॉल्व करवाया और उसको वो तमाम इन्फॉर्मेशन दी। अब अगर मुजफ्फरगढ़ से फॉर एग्जांपल कल कोई केस आता है तो हमारी एसपी विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दैट पर्सन कि ये अगर बच्ची यहाँ पे आई है और इसकी वहाँ नहीं बात सुनी जा रही तो आप इसको मेक श्योर करें कि ये काम हो रहा है और उसकी एफआईआर दर्ज की जा सके, जो कि पहले ये कहीं मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। या वो वज़ीर आला के पास जाती थी या वो अपने आप को आग लगा लेती थी। तो अब यहाँ पे वो अगर आएगी तो उसको जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वो मेडिकल भी यहाँ करवा सकती है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। वो मेडिकल करवा सकती है, वो मीडिएशन करवा सकती है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, कितना मुश्किल था आपको असेंबली को, हुकूमत को कन्विंस करना कि एक ऐसा सेंटर होना चाहिए? जब आपने तजवीज़ पेश की होगी सबने कहा होगा कि एक अमेरिका से पता नहीं कौन आ गया है, कैसी बातें कर रहा है, तो क्या इस तरह इनिशियली क्या रोड ब्लॉक्स थे? रोड ब्लॉक्स तो काफ़ी थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब की असिस्टेंस थी, उनकी कोई सपोर्ट थी। तो आपको पता फिर जब हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो वो फिर जब उनकी सपोर्ट थी तो फिर हमें काफ़ी रोड ब्लॉक्स हमारे बड़े इजीली रिजॉल्व हुए। असेंबली में हमें रेजिस्टेंस आई, जो कि एक आई थिंक डेमोक्रेसी का एक बड़ा अच्छी बात है कि हम इवन दो वी आर अ मेजॉरिटी इन द असेंबली, लेकिन हमें 1 साल लगा हमारे अपने ही लेजिस्लेटर्स को कन्विंस करने के लिए। इट वाज नॉट कि हमने रश थ्रू किया बिल को। लॉ मिनिस्टर ने इसमें काफ़ी असिस्टेंस की, 100 से ज़्यादा सेशन हुए हमारे इसके ऊपर। तो रोड ब्लॉक्स काफ़ी है, लेकिन उस रोड ब्लॉक से जो हमें अंदाज़ा हुआ, जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वो वाकई काम है जो होना चाहिए। क्योंकि अगर रोड ब्लॉक्स ना आते, रेजिस्टेंस ना आती, तो इसका मतलब है हम कोई ऐसा काम कर रहे थे कि जो कि जिससे कोई रियल चेंज सामने नहीं आनी थी, और वही स्टेटस को मेंटेन रखा। एक औरत है, उस पर वायलेंस हुआ है, लेकिन वो आपके सेंटर तक नहीं आ सकती, सिर्फ उसने इत्तला भिजवा दी है, अब क्या होगा? हमारी एक टोल फ्री जो हेल्पलाइन है 1043, इस बिल के तहत वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटीज़ हैं। आपके पास 3 से 4 मैकेनिज़्म मौजूद हैं इस सेंटर तक रसाई हासिल करने के। या आप टोल फ्री हेल्पलाइन पे कॉल करें, हम एम्बुलेंस भेज देंगे, या आप वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जो आपके एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, एक सिविलियन है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी से कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, आप किसी के थ्रू अगर इस सेंटर में पैगाम आ जाता है तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में ये क्लॉज शामिल है कि वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर किसी भी जगह पे एंटर करके आपको रिट्रीव कर सकती है और आपको इस सेंटर पे लेके आके आपको शेल्टर प्रोवाइड करेगी। और शेल्टर्स भी जो हमने रखे हैं, हमने उनको प्राइवेट रखा है, हमने उनको अनाउंस नहीं किया कि जब हम उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सिर्फ हमें पता होता है या विक्टिम को पता होता है कि वो किस जगह पे है। इसमें जो हमने डिपार्टमेंट्स को जब एक जगह पे बिठाया है तो उससे एक फ़िल्ट्रेशन मैकेनिज़्म डेवलप हुआ कि एक रिसेप्शन पे जब उसने आके कंप्लेंट की तो वो उसकी जब रिकॉर्ड हुई, उसके बाद जब वो मेडिकल पे गई तो उसने जो बात की, फिर जब पुलिस के पास गई, प्रोसिक्यूटर के पास गई, तो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं मार्कर्स के भाई इसकी स्टोरी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट डीएनए एविडेंस जो फोरेंसिक्स हमारी लेबॉर्ट्री ऑलरेडी काम कर रही है, उससे भी 99% पता चल जाता है कि अगर ये कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि नहीं हुआ। हमने इसीलिए इस मैकेनिज़्म को, बल्कि इसी वीक में 4 केसेस आए थे जिन्होंने पहले शुरू में एलेज किया कि वो रेप विक्टिम्स हैं, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन और जब उनसे क्वेश्चन आंसरिंग हुई तो उन्होंने अपनी एलिगेशन को वापस ले लिया कि ये रेप नहीं था, ये एक अब्यूज़ था। तो वो उससे इट्स अ वेरी गुड साइन कि फॉल्स कंप्लेंट एक तो रजिस्टर नहीं हुई, किसी को बदनाम नहीं किया गया, कोई फॉल्स एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। लेकिन अगर कोई समबडी स्लिप्स थ्रू द क्रैक्स और एफआईआर दर्ज कर देते हैं लेकिन बाद में असेस होता है कि गलत है, तो इस लॉ के तहत 6 महीने की सज़ा है प्लस जुर्माना भी कि आप उसको ताकि अब्यूज़ ना कर सकें। सोसाइटी जिस तरह की है, ये सेंटर सोसाइटी के जो रिवाजात हैं
उससे अलग तजर्बा है। इस माहौल में कौन सरवाइव करेगा? देखिए, सर्वाइवल जो है वो इज़ ऑलवेज़ फॉर द फिटेस्ट। और जो हमारे माशरे के जो कदामत पसंद और रुजत पसंद जो हैं सोसाइटी की, जिनकी आप बात करें, वो ऑलरेडी दम तोड़ रहे हैं। हम जिन माहौल में परवरिश हमारी होती है और हमें जो एक इमेज दिखाया जाता है सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी का चेहरा उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। हमें जो बताया जाता है कि औरतों की इज़्ज़त और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, लेकिन अगर आप डेटा कलेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि ये हकीकत से बहुत दूर बात है। और ये अब टाइम आ चुका है कि हम इन हकीकतों को एम्ब्रेस करें और उनके मदावे के लिए काम करें। तो ये सेंटर और इस तरह के जो मैकेनिज़्म है, ये एक डायरेक्ट चैलेंज है उस सिस्टम को कि जिसको हमने हमेशा से एंडोर्स किया और हमने उसको एक कारशक अंदर कारपेट किया। अब उसको हमने गन को बाहर निकाला है, उसको डिस्पोज ऑफ किया है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस तरह की तमाम चीज़ों को हम एक एक करके एलिमिनेट करें, ताकि एक नया पाकिस्तान, एक सही पाकिस्तान जो है वो सामने। बहुत शुक्रिया। अच्छा सलमान, फाइनली आपकी वालदा, बहन, बीवी, बेटी क्या कहती हैं? आप ये कर पाएंगे कि नहीं? पहले तो वो कहती थी कि नहीं, पहले तो कोई भी कहता था कि ये नहीं हो सकता, ये सेंटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये, और वो भी मुल्तान जैसे ज़िले में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने परसिस्ट किया और हमने लगे रहे और अब आपके सामने। तो फैमिली में कौन इंस्पिरेशन है? फैमिली से ज़्यादा इंस्पिरेशन सोसाइटी, जिस तरह की आप बात करें कि हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी, दैट्स माय इंस्पिरेशन। कि हम नाम लेते हैं उम्महातुल मोमिनीन का, नाम लेते हैं, हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं इस्लाम के बारे में, लेकिन हमारे घरों में उतना ही ऑपरेशन हम करते हैं। तो ये मेरी इंस्पिरेशन थी कि इस्लाम का अगर आपने अपने मुल्क के साथ नाम लगाया हुआ है तो भाई असल इस्लाम का चेहरा सामने भी लाओ ना, दिखाओ भी कि इस्लाम ये कहता है कि औरत को प्रोटेक्ट करो, उसको बांध कर, तुम्हारी वो बीवी है तो वो उसको चेन ना लगाओ, उसको लेट हर व्हाट हर रोल इज़। क्योंकि हमारी उम्महातुल मोमिनीन ने तो जंगें लड़ी, बिज़नेस की हैं, तो हम कैसे ही कह सकते हैं कि औरत का रोल जो है वो लिमिटेड है सिर्फ एक किचन तक या एक चार दीवारी तक। तो ये इंस्पिरेशन। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। वेलकम बैक। हम अक्सर बात करते हैं यूथ बल्ज की। मुबशिर साहब, आप हमेशा इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान की आबादी के एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों का है और ये मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। अब ये एक बेनिफिट भी हो सकता है और इससे नुकसान भी हो सकता है। बेनिफिट ऐसा कि यूथ इनोवेटिव होते हैं, एनर्जी होती है, वो एक मुल्क को आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको चैनलाइज ना करें, अगर आप उनको किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाएं, तो ये यूथ बल्ज या यूथ डिविडेंड एक एटम बॉम्ब भी बन सकता है। तो सवाल हमेशा ये होता है कि चैनल करें तो कैसे करें, और क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे नौजवान इस मुल्क के मुस्तकबिल को तब्दील कर सकते हैं, हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं? इन दोनों सवाल का जवाब है कि जी बिल्कुल ले जा सकते हैं और बिल्कुल 100% चैनलाइज भी हो सकते हैं। और कैसे, मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। NED यूनिवर्सिटी की सिविल इंजीनियरिंग के शोबे के कुछ स्टूडेंट्स हैं, यासीन खालिद, मोहम्मद साकिब और नबील सिद्दीकी। ठीक है, अब अक्सर हम शाम की बात करते हैं और शाम में जो तबाही हमारे सामने आई है, उन्होंने भी वही फुटेज देखी, वही कहानियाँ पढ़ी। उन्होंने कहा कि यार जितने लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है सीरिया में इंटरनली डिस्प्लेस्ड मिलियंस में है, मिलियंस आबादी तकरीबन मेरा ख्याल है, और वो झुग्गियों में रह रहे हैं, कुछ खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसी हाउसिंग सोल्यूशन हम तैयार करें जो ट्रांसपोर्ट भी हो सके और जो आसानी से बन भी जाए, और कम से कम लोगों के सर के ऊपर एक छत तो हो, जो सिर्फ एक महज खैमा ना हो। तो उन्होंने कहा कि यार इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आखिरकार उन्होंने क्या किया कि एक पूरा घर बनाया है जो 3 घंटों के अंदर तामीर हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जैसे लेगो ब्लॉक के साथ आपने कभी खेला है, तो ये कॉन्सेप्ट वही है। पहले से कुछ इसके पुर्जे बने होते हैं, आपने सिर्फ जोड़ने होते हैं। 3 घंटों में वो तामीर हो जाता है। 10 साल की लाइफ है उसकी, और खर्चा कितना अंदाजा लगाए? 10 लाख, 2.5 लाख से कम। अच्छा, फी घर। कितने कमरे हैं उसमें? कमरों का इसमें एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन वीडियो चल रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं। सिंपल हाउस है, इट्स बेसिकली मतलब इमरजेंसी शेल्टर टाइप ही है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यार, हमने कहा कि यार ये हमें करना चाहिए,
लेकिन जाहिर है कि जैसे होता है, कोई भी कोई आइडिया ले जाए तो लोग कहते हैं यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तुम लोग क्या पागल हो गए हो यार, ऐसे कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमने करना ही करना है। अपनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के सामने प्रेजेंट की। लोगों ने कहा यार तुम लोगों को क्या हो गया, सटिया गए हो क्या? आप इसकी जो रिसर्च है, इसकी जो मटेरियल्स हैं और इसके जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है, आप ग्रेजुएशन के टाइम तक ये कैसे कर लेंगे, ये तो आगे की बात है, कोई सिंपल प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने फिर भी करना है। तो एक उनके टीचर उनको मिले, उन्होंने कहा कि बेटा आई बिलीव इन यू, आप बिस्मिल्लाह करें। और एक उन्होंने कहते कि जी अगर चाइना में 57 स्टोरी का स्काई स्क्रेपर बन सकता है 19 दिनों में, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। अच्छा, ये स्टोरी सॉरी मैं आपको ये बता दूं, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में देखी थी, सबा खालिद साहिबा की ये स्टोरी है, तो क्रेडिट उनको जाता है, जो हमेशा हम कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि सही आशा डिजाइन अप्रूव हो गया, मटेरियल के पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये बड़े एक्साइट होके पहले गए स्टील और सीमेंट कंपनीज के पास कि जी आप हमें कुछ दें। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं यार देखें, हम ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कैलेंडर रख लें हमारी सीमेंट कंपनी का, और ये डायरी भी है यार, डायरी रख लो, क्या याद रखोगे। तो वो वापस आ गए। ठीक है। फाइनली कुछ खुद पैसे रेज किए, अपने वालिदैन के पास गए कि कुछ पैसे दे दो, पॉकेट मनी भी अपनी सेव की, चीज़ें बेची, और फाइनली सारा मटेरियल मिल गया। गलत मटेरियल था। ठीक है। घर सही तरह तामीर नहीं हुआ, लेकिन जो जिससे खरीदा था वो एक कोई अच्छा इंसान था, उसने उनके पैसे वापस ले लिए और ये हो गया, नहीं तो नहीं होता। फिर ये मिले जहान आरा साहिबा से। जहान आरा साहिबा जो है वो प्रेसिडेंट है एक स्टार्टअप की, नेस्ट के नाम से, जहां पर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया जाता है, उनको सोर्स किया जाता है, उनको बायर्स से कनेक्ट किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि यार देखिए, आप सिर्फ ये इमरजेंसी हाउसिंग की बात ना करें, आप लेबर कॉलोनीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टूरिस्ट लॉजेस में भी, मिलिट्री कैंप्स में भी, और इंटरनली डिस्प्लेस्ड के लिए, और आप इनको टेम्पररी हेल्थ क्लिनिक्स की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब फाइनली वो उनका आइडिया पिक हो गया है, और इंशाल्लाह दे विल फाइंड अ गुड स्पॉन्सर फॉर इट, और ये चीज एक्चुअल प्रैक्टिकली भी आपके सामने आती है। तो इस तरह इनोवेशन होती है कि यू सी अ प्रॉब्लम अराउंड यू एंड देन फिर आप करते रहो। ये नहीं कि यार एक दफा नाकाम हो गए, दूसरी दफा नाकाम हो गए, इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगी भी। तो दो नाम याद आ रहे हैं। अच्छा, एक तो तस्नीम सिद्दीकी साहब थे, अब तो खैर रिटायर हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग थे सिंध के। उन्होंने खुदा की बस्ती का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने पेश किया। अच्छा, मसला ये है कि वाह तो बहुत हुई, लेकिन किसी हुकूमत ने उसे रेप्लिकेट नहीं किया, हालांकि गरीबों के लिए बहुत अच्छी स्कीम थी, इंतहाई सस्ते में 2 कमरों के। एक और मेरे पास है, मैं ताज हैदर ने कुछ थोड़ा सा यहाँ पे रेप्लिकेट किया था। हाँ, बस वो थोड़ा सा। फिर एक यास्मीन लारी ने जब 2010 का सैलाब आया था तो उन्होंने लोकल मटेरियल से इंतहाई सस्ते दामों जो हैं वो शेल्टर्स बनाए थे, और वो फिर रेप्लिकेट हो सकते हैं। अब एक और भी इस तरह का एक छोटा सा एग्जांपल है, और ये है हबीब यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब वहाँ हबीब यूनिवर्सिटी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, अगर आप कभी वहाँ पे जाए, क्योंकि आपको हर शोबे से आपको वो दे मेक यू स्टडी इट। अगर आप फॉर एग्जांपल फिलोसफी के स्टूडेंट भी हैं तो आपको थोड़ी सी इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी, एंड वाइस वर्सा। तो वहाँ के 4 स्टूडेंट्स, अनुषा फातिमा, हमाद सिद्दीकी, अब्दुल्ला अयूब और राहुल राय, कुछ बिजनेस के हैं, कुछ केमिकल इंजीनियरिंग है, कुछ कंप्यूटर साइंस की हैं। तो उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि देखिए अब हमारे यहाँ कचरे का बड़ा मसला है। ठीक है। और जाहिर है कि जो लो इनकम एरिया है वहाँ पे आमदनी का भी बड़ा मसला है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर कैसे सॉल्व करें? तो उन्होंने एक कंपोस्ट बिन बनाई है। ठीक है। अब के जो घर का कचरा होता है, जो गीला कचरा अगर आप कहें, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे केले के छिलके, सड़े हुए फल सब्जियां, वो आप इस बिन में डाल देते हैं। बिल्कुल सेल्फ कंटेन्ड है, ये खुद ही काम करती रहती है। आपको बस हर हफ्ता इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और वो फिर खाद बन जाती है, कंपोस्ट। ठीक है। और वो खाद फिर आप इन प्रोजेक्ट वालों को वापस बेच भी सकते हैं, और फिर ये लिंक करेंगे फर्टिलाइजर कंपनीज के साथ, और उनको एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये बेचेंगे। बिन का जो कॉस्ट है, अभी तो ये एक प्रोजेक्ट, एक प्रपोजल प्रोजेक्ट है, तो ये फंडिंग ढूंढ रहे हैं। पायलट है। तो बिन का कॉस्ट है 5000, और इनका जो अंदाजा है कि अगर एक से 5 लोग रहते हैं घर में, तो वो हर महीने कंपोस्ट बेचकर 1 से 2500 रुपए कमा भी सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। और कसम से अगर मेरे पास लंबे नोट होते ना, तो मैं कम से कम एक फाउंडेशन बनाता कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बंदा। सबसे अहम मसला ये कि इन नौजवानों को मायूस ना होने दिया जाए, इन्हें इनकरेज किया जाता है, इनकरेज भी किया जाए और खुद भी खड़े रहें। क्योंकि ये हमने देखा है, जो बंदा जुनूनी होता है ना यार, वो इवेंचुअली सक्सीड करता है। स्टीव जॉब्स को भी लोगों ने 1000 दफा कहा था कि आप नहीं सक्सीड करेंगे, आखिरकार
हर अब वो मतलब आईफोन के इश्तिहार लगे होते हैं, मुबारकबाद। वक्त खत्म हो गया, इजाजत लें, इजाजत लें, इसलिए कि कल तो फिर जनता को बोलना है और हमें चुप रहना है। बिल्कुल सही। तो इजाजत कल तक के लिए, खुदा हाफिज।